अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीपीएससी के अंडर एसडीईओ पीरा की जॉब्स अनाउंस हुई थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसके लिए अप्लाई किया है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अब 3 पेपर्स होंगे एसडीईओ की पोस्ट के लिए, जिसमें एक हमारे पास लॉ पेपर भी है। तो उसके लिए हमने फ्री लेक्चर सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट किया है। कल हमने पहला लेक्चर अपलोड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और आज जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड है लीगल मैक्सिम्स एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। वंस अगेन मैं यही बात कहूँगी जो मैंने कल कही थी कि हमें जो लेंथी फाइल्स हैं इनकी ऑफिशियल, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इतना सारा प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। हमने टू द पॉइंट प्रिपरेशन करनी है। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, तो हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन टॉपिक्स को जो है, इस सिलेबस को जो है कवर करना है। कल जो नोट्स थे वो भी टू द पॉइंट बने हुए थे। जो रिक्वायरमेंट थी इस पोस्ट की, उस टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और आज भी ये जो नोट्स हैं ये उसके अकॉर्डिंगली ही बनाए गए हैं और ये आपके लिए सफिशेंट रहेंगे इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। चलें हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये बेसिकली ये टर्म्स हैं क्या, क्योंकि हम में से हमारा क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड नहीं है सबका, तो हमें नहीं पता चलता कि ये टर्म्स कैसी होती हैं। हर किसी का जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होगा, किसी का साइंस से होगा, किसी का आर्ट्स से होगा, कुछ लोग लॉ के भी होंगे ऑब्वियसली, उनको तो पता होगा इन टर्म्स का, लेकिन जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है उनको इन टर्म्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। तो उनके लिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। When we read a law, it looks very straightforward, but in practice, the same law can give rise to different interpretations. Words are limited, but life situations are unlimited. ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है हमें, वो कहता है कि जो हम लॉ पढ़ते हैं, कोई भी हमने लॉ पढ़ा कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, कि ये लॉ है पाकिस्तान में, तो वो उसको देख के हमें बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यानी कि लॉ लिखा हुआ है, हमें बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो उसी लॉ को डिफरेंट जो लाइफ सिचुएशंस हैं, जो डिफरेंट केसेस हैं, उन पे किस तरह से उसको अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरह से वो जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व करना है उन लॉज की बेस पे, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं वो लिमिटेड लिखे हुए होते हैं वहाँ पे, लेकिन जो केसेस हैं, सिचुएशंस हैं, उन तमाम केसेस की ऑब्वियसली वो डिफरेंट सिनेरियोज में होंगी, अनलिमिटेड होंगी सिचुएशंस। तो उन सारी सिचुएशंस को उस एक लॉ की बेस पे किस तरह से टैकल करना है, ये ऑब्वियसली जो हमारे पास लायर्स होते हैं, जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनका काम होता है, कोर्ट्स का काम होता है। अब इसके लिए वो रिलाई करते हैं, कोर्ट्स जो है 2 चीज़ों पे रिलाई करती हैं। फर्स्ट, रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स हैं, जैसे कि मेथड्स यूज होते हैं लिटरल रूल का, गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल, इनको हम आगे देखते हैं डिटेल में भी। और अगर इनसे सॉल्व ना हो सके, यानी कि इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए वो जो सिचुएशन है, केस है, उसको सॉल्व ना किया जा सके, किसी नतीजे पे ना पहुंचा जा सके, तो मूव करते हैं वो लीगल मैक्सिम्स की तरफ। अब लीगल मैक्सिम्स हमारे पास क्या होती हैं? लीगल मैक्सिम हमारे पास शॉर्ट लैटिन एक्सप्रेशंस होते हैं, ये कह लें कि शॉर्ट लाइंस होती हैं लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई, जिनको हम एज गाइडिंग फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करते हैं। किस लिए? कि जो भी हमारे पास केसेस हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, एज गाइडिंग फार्मूलाज उन लीगल मैक्सिम्स को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बना है कि ये शॉर्ट लैटिन एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं? लैटिन, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में इनको इंटरप्रेट किया गया, लिखा गया एक्सप्रेशंस को। तो ये यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब आगे जी हम बात करते हैं कि वाई लीगल मैक्सिम्स, मतलब कि हमें लीगल मैक्सिम्स की जरूरत क्यों है। वही जो लीगल मैक्सिम्स का मतलब है उसको हम आम लैंग्वेज में भी तो लिख सकते हैं, या आम लैंग्वेज में भी तो बोल सकते हैं उसको, तो फिर इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। ओके, द रीजन इज, पहले हमारे पास आ जाता है जी यूनिवर्सलिटी। जो हमारे पास लैटिन मैक्सिम्स हैं ये पूरी दुनिया में सेम है, ठीक है, उनको लैटिन में ही बोला जाता है, पढ़ा जाता है।
अब जो पाकिस्तान का लॉयर है, यूके का लॉयर है या इंडिया का लॉयर है, वो उसी सेम मीनिंग को फौरी तौर पे अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि लैटिन मैगजीम्स हर जगह सेम यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया या यूके की ही बात क्यों की गई है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के हवाले से इसको देखना है। और पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, और उन पे एक अरसे तक जो यूके है ऑब्वियसली उन्होंने राज किया है गौरों ने, तो उनका जो था लॉ का सिस्टम, कोर्ट्स का सिस्टम, वही लागू था। तो वही सिस्टम अभी तक चलता भी आ रहा है, ठीक है। सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रिसिजन। इंस्टीड ऑफ अ लॉन्ग पैराग्राफ, वन लाइन कवर्स द इंटायर प्रिंसिपल। यानी कि अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखें तो शायद हमें उसी बात को बड़े बड़े पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना पड़े, लेकिन लीगल जो मैक्सिम है, यानी कि एक लैटिन लैंग्वेज फिक्स हो गई पूरी दुनिया के लिए, और लीगल मैक्सिम एक टर्म फिक्स हो गई उस लैटिन शॉर्ट एक्सप्रेशन के लिए। तो इसका मतलब है जब हम उसको बोलेंगे या पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इट्स अंडरस्टूड कि ये एक लीगल मैक्सिम है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता इस बात को। लेकिन अगर हम वैसे ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो उस लीगल मैक्सिम का मतलब है उसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में वैसे ही बोल दें, तो वो हमारी तरफ से या तो एक हमारी पर्सनल जो है ओपिनियन लगेगी कि हम अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं, या हमारा वो एक आर्ग्यूमेंट लगेगा। लेकिन जब हम उसको लैटिन में ही एक्सप्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, वो क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि ये एक लीगल मैक्सिम है और इसको अब डिनाई या चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि ये हमारे जो लॉज हैं उनका हिस्सा है, ठीक है। अथॉरिटी, जजेस कोटिंग लैटिन लुक मोर बाइंडिंग देन लूज वर्ड्स, ठीक है। अब वो अगर कोई भी जो हमारे पास लॉयर्स हैं या जजेस हैं, अगर वो लीगल मैक्सिम्स को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उनको एक पावर देता है, उनके आर्ग्यूमेंट्स को पावर देता है, उनके जो डिसीजंस हैं उनको पावर देता है। इससे इसके बदले में अगर वो लूज वर्ड्स को यूज करें या इस तरह से लगे, उनके जो वर्ड्स हैं उनसे इस तरह से लगे कि वो अपनी जाती राय दे रहे हैं या अपनी जाती जो है जाती तौर पे कोई भी दे रहे हैं, ये कह लें कि फैसला, तो उसकी निस्बत अगर वो लीगल मैगजीन्स को कोट करते हैं तो ये उनके जो डिसीजन है या जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको क्या देता है, स्ट्रेंथन करता है। हिस्ट्री अगर हम देखें इसकी, दीज मैगजीन्स एवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज इन रोमन एंड इंग्लिश लॉ, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग वेट, ठीक है। मतलब कि सदियों पहले से रोमन और इंग्लिश लॉ का ये हिस्सा बने। सबसे पहले जो है इसको रोमन ये कह लें लैटिन लैंग्वेज में ही इनको क्या किया गया था, लीगल मैगजीन्स को तश्कील दिया गया था। तो तब से फिर ये हिस्सा बनते आए लॉ का ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमारे पास जो मैगजीम्स हैं ये आप ये देख लें कि मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं लॉ के, जो बहुत कंसाइज टर्म्स हैं लेकिन पावरफुल मीनिंग है उनका। जैसे कि हमारे पास मैथ के फार्मूलाज होते हैं, वो बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन उन शॉर्ट फार्मूलाज से हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी तरह ये जो मैगजीम्स हैं ये हमारे पास शॉर्ट फार्मूलाज हैं, शॉर्ट टर्म्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिनको बोल के एक्सप्रेस करके या यह है कि अपने आर्गुमेंट में यूज़ करके हम एक बहुत पावरफुल जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत पावरफुली हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट जो लाइफ की सिचुएशंस हैं, डिफरेंट जो केसेस हैं उनमें। थर्ड हमारे पास आ जाता है जी पीपीसी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पेनल कोड और सीआरपीसी यहाँ पे स्टैंड फॉर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। जो हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंसेस होती हैं उनको डील करते हैं ये। अब इनके जो हमारे पास एक्ट्स हैं जो यानी कि पाकिस्तान पेनल कोड हो गया या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, एंटी टेररिज्म एक्ट हो गया हमारे पास, या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरप्रिटेशन रूल्स यूज़ करते हैं जो पाकिस्तान के जजेस हैं। अब वो इंटरप्रिटेशन रूल्स हमारे पास हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिटरल रूल, ठीक है। इसके में ये होता है कि ऑर्डिनरी मीनिंग, यानी कि आम से बिल्कुल आसानी से एक बात समझ में आ रही है कि क्या केस है या उसको किस तरह से हमने इंटरप्रेट करना है, किस तरह से उसके केस को हमने डील करना है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास लिटरल रूल में। लेकिन अगर कुछ एब्सर्डिटी है, यानी कि भाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इस तरह से वहाँ पे है, गड़बड़ है उस केस में, कि उसको लिटरल रूल फॉलो करके जो है सिंपल वे में उस केस को डील नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे जो है गोल्डन रूल जो है उसको अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास मिसचीफ रूल। ये पर्पस बेस्ड होता है। जैसे कि अगर विमेन प्रोटेक्शन एक्ट को हम देख लें तो वो विमेन से रिलेटेड तमाम जो केसेस हैं हैरेसमेंट वगैरह के या एसिड एक्सेट्रा वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पर्पस बेस्ड, ठीक है। तो वहाँ पे मिसचीफ रूल अप्लाई होता है। या हमारे पास आ जाता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, प्रोविजंस मस्ट फिट टुगेदर। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारे पास हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के दो एक्ट्स हैं या दो प्रोविजंस हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है इख्तलाफ में आ रही हैं, वहाँ पे बात ना। अब क्या है, पाकिस्तान में लोगों को आज़ादी से जीने का हक है, ये हमने बात पिछले लेक्चर में भी की थी। लेकिन उस आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपको किसी से किसी बात पे इख्तलाफ है तो आप जाएं और उसका कत्ल कर दें और आप किसी को जवाब दें नहीं होंगे उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये ना ये कि आज़ादी से जीने का हक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। तीसरी तरफ ये भी है हमारे पास कि जो इस तरह से यानी कि लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो वो अकाउंटेबल भी हैं, उनको सज़ा भी दी जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की जाती है। जो जजेस होते हैं वो एक केस को देखते हुए, उसकी नौयत को देखते हुए क्या होता है, एक खुद से डिसीजन लेते हैं इन अ हारमोनियस वे। लेकिन ये तमाम जो रूल्स हैं, लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल और हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, इन सब में भी अगर फॉल नहीं कर रहा कोई केस हमारे पास इस तरह से आ गया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है सिचुएशन और उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, मैगजीम्स को यूज़ करते हैं जो हमारे पास जजेस होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लीगल जो हमारे पास मैगजीम्स हैं। अब ये आपके पास पेपर में आ सकते हैं एमसीक्यूज में, कोई भी वो हमें लैटिन जो है ये शॉर्ट टर्म दे देगा और उसका हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये एक्सप्लेनेशन दी हो सकती है स्टेटमेंट में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में, और नीचे हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें वो हमें लैटिन टर्म दे सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो लैटिन टर्म है वो कौन सी है, तो हमें वो गेस करनी होगी। और ये हम तभी कर सकते हैं अगर हम कुछ जो लीगल मैक्सिम्स हैं उनको याद करने की कोशिश करें। अब अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टीरियस, ठीक है। अब पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है इनको, लैटिन है, शायद मैं सही से इसको प्रोनाउंस भी ना कर रही हूँ जिस तरह से इसको पढ़ना चाहिए, मगर बहरहाल हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या बन जाता है, जनरल मीनिंग इसका क्या बन जाता है, मेंशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अदर, यानी कि एक चीज़ मेंशन हो गई तो वो ऑटोमेटिकली उससे समझ जाना चाहिए कि दूसरी चीज़ जो है एक्सक्लूड हो रही है। अगर हम लॉ में इसकी एग्जांपल देख लें, इफ़ लॉ सेज टीचर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर एग्जेम्प्ट, लायर्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, यूज्ड इन टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि लॉ जो था हमारे पास उसमें जो स्टेटमेंट दी गई थी वो ये थी कि टीचर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया टैक्स से, ठीक है। टैक्स लॉज बनाए गए हैं हमारे मुल्क में और उसमें अगर वो कह दें कि टीचर और डॉक्टर जो इंजीनियर्स हैं वो ये टैक्स पे नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो लायर्स हैं या जो बाकी जो भी जिस भी फील्ड के लोग हैं वो पे करेंगे उस टैक्स को। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया ना। अब क्या हुआ, उन्होंने मेंशन कर दिया किसको, टीचर्स, डॉक्टर और इंजीनियर्स को, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि बाकी सब जो हैं वो पे करेंगे। अब मेंशन ऑफ 1, 2, 3, यहाँ पे 3 मेंशन थे, यानी कि जो भी मेंशन कर दिया गया है उसके अलावा बाकी जो भी बचता है उसको ऑटोमेटिकली हमने खुद से समझ जाना है। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म है। अब इसका क्या मतलब है, जनरल लॉ डज नॉट ओवरराइड स्पेशल लॉ, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो जहाँ हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, जनरल लॉ वर्सेस एंटी टेररिज्म एक्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्पेशल लॉ है। अब जो हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है उसमें हमारे पास सारे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उन सब के लिए है वो एक जनरल लॉ, लेकिन जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। किसके लिए, टेररिज्म के लिए स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे क्या है, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो प्रिवेल करता है,
जो जनरल लॉ है वो ओवरराइड नहीं कर रहा स्पेशल लॉ को। जो स्पेशल लॉ बनाया गया है स्पेशल केसेस के लिए वो ही यहाँ पे प्रिवेल करेगा हमारे पास उन केसेस में। थर्ड अगर हम देखें, हमारे पास लैटिन टर्म है लेक्स स्पेशलिस डेरोगेट लेगी जनरली। ठीक है, इसका मीनिंग हमारे पास बनता है स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। ठीक है, ये कुछ उसी से मिलती जुलती ही टर्म है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पुलिस एक्ट प्रोविजंस प्रिवेल ओवर जनरल सर्विस लॉ। अब जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो जनरल सर्विस में भी तो आ जाता है, जनरल सर्विस लॉ जो है वो वहां पे फॉलो होंगे, लेकिन जो पुलिस एक्ट आ गया है खासतौर पे उसी डिपार्टमेंट के लिए, ऑब्वियसली वो उस डिपार्टमेंट में क्या करेगा, जनरल जो सर्विस लॉज हैं उन पे प्रिवेल करेगा उस डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं, आपको समझ आ गए होंगे। फोर्थ हमारे पास आ जाता है ओट्रिस मेजिस वेलिएट को एम्पेरिट। ठीक है, अब इसका हमारे पास मतलब बनता है अ स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड टू मेक इट वर्केबल, यानी कि इफ टू इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल कोर्ट्स प्रेफर द वन दैट कीप्स द लॉ इफेक्टिव। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी जो एक है इंटरप्रिटेशन हमारे पास दो बन रही हैं एक ही टर्म की, तो जो कोर्ट है वो उस इंटरप्रिटेशन को उस टर्म की उस इंटरप्रिटेशन को प्रेफर करेगी जिससे क्या है लॉ इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा होगा, इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। ठीक है, उसको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जस्टिस एंड फेयरनेस का केस आ जाता है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे हमारे पास लीगल मैक्सिम्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑडी एल्ट्राम पर्टम। ठीक है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि हम किसी को भी ब्लेम ना करें जब तक हमने उसको सुना ही नहीं है, हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया या उस पर जो बीती है हमने वो नहीं सुनी, तो हम उसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल है ये, आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो इससे मुंसलिक है। आर्टिकल जो 10A है हमारे पास अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, 18th अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल को कल हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाले लेक्चर में, तो वो इससे इस लीगल मैक्सिम से लिंक्ड है। किस तरह कि हम किसी को भी कंडेम नहीं कर सकते जब तक हमने उसको सुना नहीं है, उसका मौक़िफ़ हमने नहीं लिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं देखा, या सिचुएशन को हमने उसके एंगल से नहीं देखा कि सिचुएशन क्या थी। 6 हमारे पास यहाँ पे लीगल मैक्सिम आ जाता है नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन काज। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास क्या करता है, इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी इन कोर्ट्स। अब ये जो हमारे पास लीगल मैक्सिम है ये क्या करता है, इंश्योर करता है इम्पार्शियलिटी इन कोर्ट्स, यानी कि ऐसा ना हो कि जो जज है उसकी पर्सनल वहाँ पे कोई इंटरेस्ट हो या वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप से लिंक्ड हो और वो उनके हक में फैसला दे रहा हो, तो इस तरह से नहीं हो सकता। नो वन शुड बी जज इन हिज ओन काज, यानी कि वो अपने ही मकसद के लिए जज नहीं बन सकता। ये डिसीजंस नहीं दे सकता। इससे क्या होती है, इम्पार्शियलिटी होती है कोर्ट्स में इंश्योर, यानी कि जज जो है वो न्यूट्रल रहे, न्यूट्रली हर केस को देखे और फैसला दे, किसी भी एक साइड की तरफ उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, या वो केस किसी भी तरह जज से खुद से लिंक्ड ना हो। ठीक है, 7th हमारे पास आ जाता है जी इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, अब आप ये कह दें हम किसी भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसके खिलाफ चले जाते हैं और हम बाद में जब हम पकड़ में आ जाएं कानून की तो फिर हम कह दें कि हमें तो इस लॉ का जी पता ही नहीं था, तो ये एक गलत बात है। ठीक है, जब एक लॉ पब्लिश हो चुका है ये अब आवाम की जिम्मेदारी है। ठीक है, सिटीजन्स जो हैं किसी भी कंट्री के, उनकी जिम्मेदारी है, वो बाउंड हैं कि वो उस लॉ को, यानी कि हम जो भी करंट लॉज आ रहे हैं हमारे पास, ये ऑलरेडी जो मौजूद हैं, हम उनसे बाखबर भी रहें और उनको फॉलो भी करें। ठीक है, वी आर बाउंड टू फॉलो दोज लॉज। ऐसा नहीं है कि जब हम पकड़ में आ जाएं तो हम ये बहाने देना शुरू कर दें कि हमें इसका पता नहीं था। 8 हमारे पास आ जाता है जी फेट जस्टिशिया रुएट कैलम। ठीक है, कैलम सैलम जो भी इसको पढ़ेंगे,
बहरहाल जो लायर्स हैं वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, इसका मतलब हमारे पास बनता है लेट जस्टिस बी डन थ्रू द ह्यूमन्स फॉल। ठीक है, इसका क्या मतलब बनता है हमारे पास, जस्टिस कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड फॉर कन्वीनियंस। हम जस्टिस जो इंसाफ है उस पर किसी भी तरह कंप्रोमाइज ना करें सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए, यानी कि हम ये कि ज़्यादा देर तक एक केस को ना लेके चले हम, या हम जल्दी से इस केस को निपटा दें, तो हम आधी अधूरी कहानी की बेस पे ही जो है वो डिसीजंस दे दें और किसी के साथ इनजस्टिस हो जाए। ठीक है, ये उसको डील करते हैं। फिर हम देखते हैं जी सी सेक्शन। अब यहाँ पे हम जो भी लीगल मैक्सिम्स हैं उनको देखेंगे, वो होंगे बर्डन ऑफ प्रूफ एंड एविडेंस, इससे रिलेटेड। 9 नंबर पे हमारे पास है जी एक्टोरी इनकम्बिट ऑनर्स प्रोबेंडी। ठीक है, इसका मतलब है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द क्लेमेंट। इफ यू एक्यूज समवन यू मस्ट प्रूव इट। ठीक है, ये इसका जनरल मीनिंग है हमारे पास। यानी कि क्लेमेंट कौन है, जो क्लेम कर रहा है, जो किसी दूसरे के खिलाफ जो है ये दावा कर रहा है कि फर्ज करो हम एक कोई भी जायदाद का केस है, ठीक है, प्रॉपर्टी केस है, और एक पर्सन जो है वो क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है और फलां पर्सन ने इस पर कब्जा कर लिया है। अब वो जो उसने क्लेम किया है उसका प्रूफ देना उसी क्लेमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है, और कोर्ट में जो है वो उसके लायर की जिम्मेदारी है कि वो उसको सामने रखे जज के। ठीक है, जब आप किसी को एक्यूज कर रहे हैं तो आपको उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। हम किसी भी केस में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जस्ट सपोज अगर कोई हैरासमेंट का केस है या रेप केसेस को अगर हम देख रहे हैं, तो कोई भी इस तरह का केस भी अगर सामने आता है तो उसमें जो क्लेम कर रहा है ये कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो उसको वो प्रूव भी करना पड़ेगा, कोई ना कोई उसको प्रूफ देना पड़ेगा उसका, क्योंकि अदालतें जो है वो प्रूफ के साथ चलती हैं, डिसीजंस जो है वो प्रूफ की बेस पे लिए जाते हैं। ठीक है, 10th हमारे पास पॉइंट है ई इनकम्बिट प्रोबेशियो कोई डिसिट नॉन कोई निगेट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका थोड़ी सी ना हिंट्स लेने पड़ेंगे, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता होगा जो इनके जो जनरल हमारी जो लैंग्वेज है उसमें जो मीनिंग बन रहा है उससे वो लिंक्ड हो। ठीक है, तो आप उसकी बेस पे याद रख सकते हैं इनको लैटिन टर्म्स को, अदरवाइज तो इनको याद रखना मुश्किल हो जाएगा ज़रा। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द वन हु अफर्म्स नॉट ऑन द वन हु डिनाइज। एग्जाम्पल, इफ यू क्लेम अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट यू मस्ट प्रूव इट। ठीक है, अब जो प्रूफ का बर्डन है, यानी कि प्रूफ जो पेश करना उस पर्सन की जिम्मेदारी है जो कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन जो इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई डील नहीं हुई या ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था, वो प्रूफ क्यों देगा, है ना। एक पर्सन कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो उसको तो प्रूफ देना ही नहीं पड़ेगा, वो तो साफ इनकार कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दूसरा पर्सन कह रहा है कि उसने किया ऐसा, या हमारे बीच फर्ज करें कि कंट्रैक्ट कोई साइन हुआ है दो पार्टीज के दरमियान में, तो जो पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हमारे बीच एक कंट्रैक्ट साइन हुआ है, जो पर्सन ये क्लेम कर रहा है उसको ही फिर उसका प्रूफ देना पड़ेगा, जो इनकार कर रहा है उस पर जिम्मेदारी नहीं है प्रूफ देने की। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेस इप्सा लोकोइटर। ठीक है, इसका मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। Used in negligence cases, example Gracia, if a patient dies during routine surgery without explanation, negligence is presumed. ठीक है, अब the thing speaks for itself, यानी कि कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि खुद ही केस बोल के बता रहा होता है कि ये इसकी वजह क्या बनी है, ये इस तरह का इसका कुछ मीनिंग बनता है। और इस जो लीगल मैक्सिम है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है नेग्लिजेंस केसेस में, यानी कि किसी भी पेशेंट की रूटीन सर्जरी में डेथ हो गई है और उस सर्जरी से पहले जो भी उसके यानी कि उसके साथ मौजूद थे वहाँ पे लोग, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, उनको पूरी यकीन दहानी करवा दी गई कि यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा पर्सन जो भी आपका पेशेंट है वो, और सडनली ये पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है उस पर्सन की, या उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो गया है, तो इसको क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि वहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है, यानी कि लापरवाही के नतीजे में ऐसा हुआ है। ठीक है, डी पे हम डिस्कस करते हैं जी क्राइम एंड पनिशमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास लीगल मैक्सिम्स हैं उनको। 12 हमारे पास आ जाता है एक्टस नॉन फेसिट रियोम नेसे मेन सिट रिया, एन एक्ट इज नॉट अ क्राइम अनलेस द माइंड इज गिल्टी। ठीक है, बोथ एक्टस रियस एक्ट एंड मेंस रिया इंटेंशन आर रिक्वायर्ड।
वो कह रहे हैं कि कोई भी जो हमारा एक्ट है वो उस वक्त तक क्राइम नहीं है जब तक हमारा जो माइंड है वो गिल्टी नहीं है। अब इसका मतलब क्या बनता है कि जब तक हमने हमारी इंटेंशन भी थी उसको करने की, ठीक है, और फिर हमने कोई भी जो है जुर्म या क्राइम जो है उसको किया है, तो फिर उसको क्राइम कंसीडर किया जाएगा। हमने इंटेंशनली उसको किया है। अगर अनइंटेंशनली, जैसे कि कुछ सिचुएशंस इस तरह से बन जाती हैं कि इंसान अनइंटेंशनली उससे बहुत कुछ हो जाता है, तो वो एक क्राइम की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जैसे कि कुछ केसेस में सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत कुछ इंसान कर लेता है, तो वो क्राइम में नहीं आएगा। 13 पॉइंट हमारे पास बन जाता है नलम क्राइमिन सिन लेगी, नो क्राइम विदाउट लॉ, ठीक है। अब इसका मतलब बनता है यू कैन नॉट पुनिश समवन अनलेस लॉ ऑलरेडी डिफाइंड दैट क्राइम। कोई भी क्राइम जिसको आप क्राइम कह रहे हैं कि वो क्राइम है, अगर उससे रिलेटेड कोई लॉ मौजूद है तो फिर ही वो क्राइम कंसीडर होगा और फिर ही उस पर्सन को उस क्राइम की बेस पे सजा दी जाएगी, ठीक है। अगर हम जस्ट सपोज हम किसी को पकड़ लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पहले हमारे पास लॉ मौजूद होना चाहिए, ठीक है, लॉज मौजूद होने चाहिए। फिर एक पर्सन ने उस लॉज को फॉलो नहीं किया, ठीक है, फिर यानी कि इसका मतलब है ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उसने क्राइम किया है और फिर वो उसके लिए जवाबदेह भी है। लेकिन जब एक लॉ ही मौजूद नहीं है, कोई कवानीन ही मौजूद नहीं है, तो फिर कोई भी जो एक्ट है वो क्राइम नहीं समझा जाएगा। जब आपने बाखबर ही नहीं किया लोगों को कि आपने ये एक हमारे पास लॉ मौजूद है और आपने ये वाला काम नहीं करना, ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा और आप इसके लिए जवाबदेह होंगे, ठीक है। 14 पॉइंट हमारे पास है नला पोइना सीने लेगे, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, पनिशमेंट मस्ट बी क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि वही जब उसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जा रहा, जब एक लॉ ही मौजूद नहीं है और जो एक्ट है फिर वो क्राइम भी कंसीडर नहीं होगा, और जब वो क्राइम कंसीडर नहीं होगा तो उसकी कोई पनिशमेंट भी नहीं होगी। पनिशमेंट जो है वो भी क्लियरली जो है उसको बयान किया गया होना चाहिए, किसमें, जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है, इंस्टीट्यूट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे पास लॉज की फाइल है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है। ई पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी पब्लिक पॉलिसी का। हमारे पास यहाँ पे मतलब यही बनता है कि कोई भी जो लॉ है वो आप किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकता कुछ भी ऐसा करने के लिए जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल है करना, ठीक है। कोई भी लॉ ऐसा नहीं कर सकता, और अगर वो पर्सन ऑब्वियसली जो उसके लिए इम्पॉसिबल है वो नहीं वो कर सकता, तो लॉ उसके लिए उसको पनिश भी नहीं कर सकता। 17 हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी इक्विटी फॉलोज द लॉ। इसका हमारे पास जो लैटिन टर्म है वो है इक्विटोस इक्वेटर, लेकिन कोर्ट्स अप्लाई इक्विटी बट ओनली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। यानी कि आप इक्विटी वहाँ पे कोर्ट्स में अप्लाई हो, सब बराबर हों, बराबरी की बेस पे, इंसाफ की बेस पे जो है फैसले हों, मगर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। आप लॉ को सामने रखें, मद्देनज़र रखें, जो लॉज हैं स्टैंडर्ड उनकी बेस पे ही आप फैसले करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी जुडिशल यूज़ ऑफ मैक्सिम्स, इस पॉइंट को। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं जिनमें जो जो लीगल मैक्सिम्स हैं अप्लाई हो चुकी हैं वो हम देखेंगे। ये कुछ केस हैं, ये केस आपने केस नंबर याद करना चाहे तो कर लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं। ये केस है जी हमारे पास केस नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें अप्लाई हुआ था ऑडी अल्ट्रम पैरटम, ये हमने ऊपर पढ़ी है लीगल मैक्सिम। नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसमें अप्लाइड जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें हमारे पास एम्बॉडीज ऑडी अल्ट्रम पैरटम, ये हमारे पास हमने ऊपर देखा है। आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एम्बॉडीज फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल्स। तो लीगल मैक्सिम्स जो हमारे केसेस से रिलेटेड रही हैं वो हमने देख ली। पाकिस्तान में कुछ ही केस लाइक एग्जाम्पल्स रही हैं वो हम देख लेते हैं कि इस लीगल मैक्सिम के थ्रू उनको रिजॉल्व किया गया। बेनज़ीर भुट्टो और वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का केस हम देख लें तो ये हमारे पास केस नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सेल्यूस पॉपुली, ठीक है, इस मैक्सिम को सामने रखा गया। शैला जिया और वापडा का जो केस था वर्सेस वापडा, इसमें राइट टू लाइफ इंक्लूड्स क्लीन एनवायरनमेंट, परपोसिव इंटरप्रिटेशन, इससे रिलेटेड हमारे पास लीगल मैक्सिम था, इसको फॉलो किया गया। ज़हूर इलाही वर्सेस फेडरेशन का केस था, ये केस नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें रूल ऑफ लॉ एंड इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, इस लीगल मैक्सिम को फॉलो किया गया।
नेक्स्ट हमारे पास है जी अस्मा जिलानी वर्सेस फेडरेशन। इसमें केस नंबर यहाँ पे हमारे पास मेंशन्ड है। और रूल ऑफ लॉ इनवैलिडेटेड मार्शल लॉ, जो हमारे पास लीगल मैक्सिम है वो है फियाट जस्टिशिया रिएट सैलम। ठीक है, ये हमारे पास लैटिन टर्म है। ये कुछ फेमस केसेस थे जी पाकिस्तान के, तो उनको किस लैटिन जो मैक्सिम था उसके अंडर देखा गया वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। फिर थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो हमारे पास सिर्फ फैंसी लैटिन वर्ड्स नहीं हैं, ये क्या हैं, हमारे पास एसेंशियल टूल्स हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के लिए। यानी कि जो लीगल मैक्सिम हैं वो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो है उसको यकीनी बनाते हैं। दे इंश्योर जस्टिस, फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम। इसके अलावा मेन पॉइंट है जो आपने हमेशा याद रखना है कि लीगल मैक्सिम और स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, इन दोनों का आपस में गहरा लिंक हमने समझ लिया पहले डिटेल में, लेकिन अगर हम जनरल देखें तो किस तरह से बनेगा। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन हमारे पास, आप ये समझ लें कि एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को करने के लिए जो हमें टूल्स चाहिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास लीगल मैक्सिम्स हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।